भारतीय वायुसेना का एयर शो देखने गए 3 दर्शकों की कार्यक्रम के बाद मौत हो गई। चेन्नई के मरीना बीच एयर शो के कारण राज्य की राजधानी में अफरा तफरी मच गई, जिससे लाखों लोग सड़कों और मेट्रो के रेलवे स्टेशनों पर फंस गए। उन्हें डिहाइड्रेशन और अन्य समस्याओं के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। राज्य सरकार ने अभी इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। यातायात अधिकारियों के खराब समन्वय के लिए अधिकारियों की आलोचना हो रही है। एरोबैटिक्स देखने के लिए मरीना बीच पर अभूतपूर्व भीड़ जमा हुई, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह शो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ, जिसमें लाखों लोग पहुंचे। हालांकि जैसे ही शो समाप्त हुआ, भीड़ ने एक साथ बाहर निकलने का प्रयास किया, जिससे सड़कों और मेट्रो और उपनगरीय स्टेशनों पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच चेन्नई मेट्रो ने घोषणा की कि वॉशरमेंटे मेट्रो में EGDMNS मेट्रो के बीच 3 मिनट की आवृत्ति पर चलेगी। 7 मिनट की आवृत्ति बनाए रखी जाएगी। हमेशा की तरह ग्रीन लाइन सेंट थॉमस माउंट में ट्रेनें 7 मिनट की आवृत्ति पर चल रही हैं। उपरोक्त सेवा समय परिवर्तन भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशनों के लिए लागू है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू रविवार को शुरू हो रही अपनी भारत यात्रा के दौरान भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए अपने देश की मदद के लिए बेलआउट का मुद्दा उठा सकते हैं। इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मोइज़ू की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हालांकि वे जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 6 अन्य क्षेत्रीय देशों के नेताओं के साथ शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में कूटता के दौर के बाद हो रही है, खासतौर पर तब जब मोइज़ू ने भारत से मांग की थी कि वह मालदीव के तैनात 80 से अधिक सैन्यकर्मी को वापस बुलाए, ताकि वे 3 विमानों का संचालन कर सके। इसके अलावा उन्होंने अपने देश को चीन के करीब लाने के लिए कई कदम उठाए। मोइज़ू ने प्रतिनिधिमंडल में करीब 1 दर्जन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उनका स्वागत विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर किया। सोमवार को मोदी से मोइज़ू की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। मोइज़ू के पहुंचने के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। ट्विटर पर एक पोस्ट में जयशंकर ने भारत मालदीव संबंधों को बढ़ाने के लिए मोइज़ू की प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा, मुझे विश्वास है कि कल प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति प्रदान करेगी। नई दिल्ली पहुंचने से पहले मोइज़ू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आर्थिक संकट के समय भारत मालदीव की मदद के लिए अब आगे आएगा। उन्होंने BBC से कहा, भारत हमारी राजकोषीय स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और हमारे सबसे बड़े विकास भागीदारों में से एक के रूप में है। हमारा बोझ को कम करने, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान खोजने के लिए हमारा हमेशा तैयार रहेंगे। मालदीव के ऋण पर चूक की संभावना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $440 मिलियन रह गया है, जो 1.5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले सभी 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दे तो वह फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगले सितंबर में आप 75 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। आपके पास 1 साल और बचा है। मैं मोदी जी को चुनौती देता हूँ कि अगले 1 साल में अपने 22 राज्यों में स्कूल ठीक कर ले या बिजली मुफ्त कर दे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बस एक काम करें। फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, फरवरी से पहले सभी 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दें, फिर मैं दिल्ली चुनाव के दौरान मोदी जी के लिए प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने आपके जनता की अदालत कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सुप्रीमो ने दावा किया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरे देश में विफल हो गई और एग्जिट पोल दिखाते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकार सत्ता से बाहर जा रही। केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा गुजरात में भी सुधार नहीं दिखा सकती, जहां वह 30 साल से सत्ता में है। उन्होंने दावा किया कि जब वह 2 साल पहले गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्हें एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिला जिसमें भाजपा ने सुधार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने गरीबों की शिक्षा को नष्ट कर दिया है। देश में डबल इंजन फेल हो गया है। एक इंजन जून में फेल हो गया था और 240 सीटें मिली थी। अब दूसरा इंजन देश के अलग अलग हिस्सों में फेल हो रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि डबल इंजन वाली सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। यही वजह है कि पूरे देश में उनकी सरकारें सत्ता से बाहर हो रही हैं। आप प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा कहेगी कि डबल इंजन वाली सरकार बनाओ और लोगों को उन्हें बताना होगा कि उन्हें डबल इंजन वाली सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार का मतलब डबल लूट है। 1990 के दशक में हम सुनते थे कि मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज है। अब दिल्ली की स्थिति यह है। दिल्ली पुलिस भाजपा शासित केंद्र सरकार के अधीन है और वे दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान नहीं रखते।
वे सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाऊंगा और दिल्ली को एलजी के शासन से मुक्त करूंगा। उन्होंने कहा। आप सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि मोदी कहते हैं कि वे चोर हैं। उन्होंने कहा, मैं चोर नहीं हूं और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दें, अन्यथा मुझे वोट ना दें। गोवा के कुछ हिस्सों में तनाव फैल गया है क्योंकि ईसाई समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कैथोलिक मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गोवा इकाई के प्रमुख सुभाष वेलिंगर की गिरफ्तारी की मांग की। स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं ने वेलिंगर के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए पुराने गोवा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समान विचारधारा वाले लोगों से दक्षिण गोवा में मडगांव शहर के प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने का आह्वान किया। शनिवार की देर रात मडगांव में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस के साथ झड़प की। 5 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच गोवा चर्च के अधिकारियों ने बढ़ते विरोध के बीच शांति और संयम बरतने का आह्वान किया है। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा पर जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा शासन में गोवा की सद्भावना खतरे में है। भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है, जिसमें आरएसएस के एक पूर्व नेता ने ईसाइयों और संगठनों को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए उकसाया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि पूरे भारत में संघ परिवार द्वारा इसी तरह की हरकतें बिना किसी रोक टोक के जारी हैं, जिन्हें सर्वोच्च स्तर से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, गोवा और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को समझ रहे हैं और एकजुट हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कोकेन बरामद करके भारत के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करने के कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने भोपाल की एक फैक्ट्री से 1,400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की एमडी ड्रग्स और उसके कच्चे माल जब्त किए। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने घोषणा की, ड्रग का यह संयुक्त भांडाफोड़ गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया था। गुजरात के मंत्री सांघवी ने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा, ड्रग के खिलाफ लड़ाई में भारी जीत के लिए गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली को बधाई। हाल ही में उन्होंने भोपाल में एक फैक्ट्री पर छापा मारा और एमडी को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की, जिसकी कुल कीमत 1,814 करोड़ रुपए है। इजरायली सेना ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले उत्तरी गाजा से दागे गए रॉकेट दक्षिणी इजरायली में घुस गए। सेना ने एक बयान में कहा, उत्तरी गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र में घुसने वाले कई प्रक्षेपों की पहचान की गई। एक प्रक्षेपीय को रोक दिया गया और बाकी खुले क्षेत्रों में गिरे। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अभूतपूर्व हमले की भयावह वर्षगांठ से पहले इजरायली सेना हमले के लिए अलर्ट पर है। पुलिस के अनुसार दक्षिणी इजराइल के एक शहर बीरशेबा में एक संदिग्ध गोलीबारी हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हमला क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच हुआ क्योंकि इजराइल को गाजा और लेबनान में आतंकवादी समूह के साथ चल रहे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल की राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के मैगम डेविड एडोम ने एक बयान में कहा, पैरामेडिक्स ने 25 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया है और 10 हताहतों को निकाल रहे हैं। पुलिस के अनुसार बीरशेबा के केंद्रीय स्टेशन पर हुई इस घटना को संदिग्ध आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इजराइल की राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के मैगन डेविड एडोम ने एक बयान में कहा, पैरामेडिक्स 25 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर चुका है। पुलिस के अनुसार बीरशेबा के केंद्रीय स्टेशन पर हुई इस घटना को संदेहास्पद आतंकवादी हमला माना जा रहा है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय को बीरशेबा के केंद्रीय स्टेशन पर संदिग्ध गोलीबारी की घटना के बारे में सूचना मिली थी। बयान में कहा गया, आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया और दक्षिणी जिले के कई पुलिस बल घटनास्थल पर है। यह हमला पिछले सप्ताह तेल अवीव में हमास द्वारा की गई गोलीबारी के बाद हुआ है, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। यह घटना 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से इजराइल में सबसे घातक घटनाओं में से एक है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की घटनास्थल से तस्वीरें। कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिनमें से अब तक 22 की पहचान हो चुकी है।
LMG राइफल के AK-47 राइफल, LR राइफल, इंसास राइफल, कैलिबर 303 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री कहती हैं कि किसी भी तरह की आतंकवादी घटना या बड़े बम धमाके के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक विशेषज्ञ एजेंसी है, इसलिए आज जिला पुलिस ने जिले के धर्मशाला और मैकडॉलनगंज इलाकों में कुछ महत्वपूर्ण इमारतों और महत्वपूर्ण इलाकों का चयन किया और हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें अलग अलग परिदृश्य बनाए गए हैं। अगर कोई धमाका होता है या बंदूक जैसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति में जिला पुलिस और हमारी टीम कैसे रिएक्ट करेगी, NSG को बुलाने के लिए किस तरह से प्रावधान का पालन करना होगा। तो उसी कड़ी में हम आज यहाँ और आज रात से लेकर कल सुबह तक यह अभ्यास करेंगे। हम NSG टीम से फीडबैक भी लेंगे।